नब्बे के समय थे लगभग। वो श्रीलंका, देखिए श्रीलंका को सर, श्रीलंका बहुत, चलिए अब मैं आपको बता क्लास में, और मैं हमेशा कहता हूं कि बोर्ड पर जो लिखा है मैंने, पहले आप उसको समझें। इसमें 4 पॉइंट में इंक्लूड किया जाता है, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। करंट अकाउंट, जिसके अंदर, एक बार कमेंट कर दें मेरी वॉइस, आ रही है, और बिल्कुल बिहार पुलिस एग्जाम भी कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। इस जीएस स्पेशल बैचेस के अंदर आपके लगभग सभी एग्जाम कवर अप हो जाते हैं। यस, और क्लियर है सर। आज क्या बात करने वाला हूं, देखो मैं आप लोगों के साथ, पहले समझिएगा ध्यान से। हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया था सर, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हम बात बैलेंस ऑफ पेमेंट की कर रहे थे, बीओपी की कर रहे थे एक्चुअली। और मैंने आपसे ये कहा कि जब हम किसी भी देश के साथ कोई भी लेन देन करते हैं, सबसे पहले याद रखिए, ऐसे देशों को हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं जो दूसरे देशों के साथ कनेक्ट होती है। और जब दूसरे देश के साथ कनेक्ट होते हैं और किसी भी तरह का लेन देन करते हैं, उन सारे लेन देन का रिकॉर्ड किया जाता है हर साल, और ये काम देश का सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई करता है। इस एवरी ईयर के रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष कहते हैं। जनरली तौर पर इसमें 4 पॉइंट में इंक्लूड किया जाता है, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। करंट अकाउंट, जिसके अंदर विजिबल और इनविजिबल गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, और उसके अलावा कैपिटल अकाउंट के नाम से सर, जिसके अंदर हम बात करते हैं फॉरेन बोरोइंग्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से। ये पूरा का पूरा बीओपी जो होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा, यानी आने वाला ज्यादा पैसा होगा, जाने वाला कम होगा, तो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो इंक्रीज करेगा। और अगर जाने वाला ज्यादा होगा आने वाले के मुकाबले, तो हमारा फॉरेन रिजर्व डिक्रीज करने लगेगा। और फॉरेन रिजर्व में क्या क्या होता है मैंने आपको बताया। जनरली तौर पर 3 चीजें या 4 याद कर सकते हैं सर हम लोग। फॉरेन रिजर्व में फॉरेन करेंसीज होती हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड होता है। उसके अलावा हमारे गोल्ड होता है। आईएमएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एसडीआर होता है, और आईएमएफ के अंदर ही एक एक्स्ट्रा रिजर्व भी रहता है सर, उसे मिलाकर कहते हैं बैलेंस ऑफ फॉरेन रिजर्व। और उस मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब भारत का फॉरेन रिजर्व बिल्कुल कम हो गया था, खत्म हो गया था। आप मुझे बताना, बिल्कुल भाई मनीष याद रखें, तो आप कहोगे सर फॉरेन रिजर्व जब कम हो गया, खत्म हो गया, तभी भारत में एक संकट आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो संकट आया था 1990 में, आपने पढ़ाया। और उसी संकट को दूर करने के लिए मनमोहन सिंह जी ने एक नई पॉलिसी लॉन्च करी थी, इसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। जिस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्हीं को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है बेसिकली। और इसमें 3 शब्दों का इस्तेमाल मैंने आपसे किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 91 की पॉलिसी है जो हमारे पास। इसी में लिबरलाइज का मतलब है कि हमने व्यापार करने के लिए जो लाइसेंस वाली शर्त थी वो हटा दी, 5 चीजों को छोड़कर बाकी सब जगह लाइसेंस फ्री कर दिया हमने। उसके बाद मैंने कहा प्राइवेटाइजेशन की, सरकार की हिस्सेदारी को धीरे धीरे कम करेंगे, इसे प्राइवेटाइजेशन करना कहते हैं, डिसइन्वेस्ट करते करेंगे। और ग्लोबलाइज करने का मतलब है पूरी दुनिया से कनेक्ट होंगे और दुनिया को एक सिंगल मार्केट की तरह बनाएंगे, इसे एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। ये सब कुछ हुआ। उससे पहले भी हमने करेंसी को डिवेल्युएट भी किया, अपने देश में 3 बार करेंसी डिवेल्युएट करी है, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके और अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का लॉस है या ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का लॉस है, उसको कम किया जा सके। इसके लिए करेंसी को डिवेल्युएट करने का मतलब है करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करना। ये थी अब तक की कहानी। लेकिन अब इसके बाद कहानी ये है सर कि आपने एक बार उन सब का नाम कहा था, पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव पीएम थे उस समय देश के। अब मेरी बात सुनना भाई, आज आपको नोट कुछ नहीं करना है। आज अपनी नोटबुक को, अपनी कॉपी को, अपने रजिस्टर को बंद कर